जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपकी अपने दसवीं शो में। और हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश का नाम ले आपको शुभारंभ करेंगे। जो हमारे पास टॉपिक है वो है सोदी ने 56 लाख, जरा बोलिए, 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को उठा के फेंका। काश मेरा मन था कि ये 56 लाख पे हो जाता तो कुछ मजा और आता। और ऐसे कई सारे महानुभाव हैं जिनको जहाज में चढ़ने ही नहीं गया, उस पर बात करेंगे। और सऊदी ने वार्निंग कह दी है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है। बांग्लादेश में साहब, यहाँ मेरे मेरे आई थिंक मेरे टीम, यू हैव टू मेक इट 1971 नॉट 9171। ये टाइटल में गलती है। बांग्लादेश में 1971 जैसे 1971 वाले हालात हो रहे। इट्स नॉट 9171। कैन यू करेक्ट इट प्लीज। इजिप्ट और इजराइल की डील हुई है $35 बिलियन की। इसराइल की कहानी लेबनान सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। ये हमें बातें करनी है। तो पहले मैं टीम को अपने बोल दूं। टीम, दिस इज 1971 नॉट 9171। ये आपसे गलती हुई। कैन यू करेक्ट इट नाउ प्लीज। तो चलिए हम शुभारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो निवेदन ये है कि भारत विचार के जितने भी चैनल हैं, भारत विचार प्लस, सुमित पीर, अनफिल्टर्ड, इन सबको सब्सक्राइब करके रखिए। आप चाहे जिस चैनल से देख सकते हैं। अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन अभी दबाइए। राइट, ये बहुत जरूरी है और इसके बिना हमारी बात नहीं बनेगी। और ये अनफिल्टर्ड वाला चैनल एक बैकअप चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। और देश और धर्म का विचार है भारत विचार। आप चाहे तो इसका समर्थन कर सकते हैं। QR कोड, पेटीएम और पेपाल के डिटेल्स आपको मिलेंगे। आप चाहे तो समर्थन भेज सकते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, खबर जो आई है हॉट ऑफ द ओवन वो है कि पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कहती है कि सऊदियों ने हमारे इस साल हाल फिलहाल में, इनके 2025-25 में करीब 56,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। जहाज में भर भर के भेड़ बकरियों के साथ पाकिस्तान भेजा है। ये भिखारी क्या कर रहे थे? अरे, ये भिखारी वाकई भीख मांग रहे थे। ये भिखारी भीख मांगने का काम कर रहे थे। ये पाकिस्तानियों का भिखारियों का प्रोफेशन बन गया। और सऊदी ने 2024 में इनको वार्निंग दी थी, देखो बेटा, ये भिखारियों वाला धंधा बंद करो, नहीं तो हम यहाँ एंट्री बंद कर देंगे। और यूएई से जो खबरें आ रही है उसमें 6,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। पूरे वेस्ट एशिया में जो सबसे ज्यादा लोग भीख मांगने पे डिपोर्ट किए गए हैं पूरे वेस्ट एशिया में, उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो पाकिस्तानियों की। 90% से ज्यादा जो महानुभाव डिपोर्ट किए गए वो पाकिस्तानी है। वेल, पाकिस्तान गुड। ये फेल्ड फील्ड मार्शल की बिगड़ी हुई औलादे हैं, तो उनको डिपोर्ट किया गया। अब लाओस, कंबोडिया, पूरे अफ्रीका में, यानी कि पाकिस्तान के भिखारियों का जो नेटवर्क है पूरा इंटरनेशनल है। लाओस क्या, कंबोडिया क्या, अफ्रीका क्या था, हर जगह जहां आपको भिखारी मिलेगा आपको पाकिस्तानी मिलेगा। मैं आपको बताऊं, कोविड के थोड़ा पहले मैं लास्ट ग्रीस गया था, एथेंस। भाई साहब, मुझे वहां एथेंस के मार्केट में एक वो मार्केट है वेयर यू हैव दे सेल लॉट ऑफ दोस आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल। वहां मुझे मार्केट में बॉस, मुझे पाकिस्तानी भिखारी मुझे खुद दिखा एथेंस में। मैं, भाई ये यहाँ क्या कर रहा है? पता लगा तब मुझे। खैर, इतना तो मैं इन्वॉल्व था इसमें, पर इतना नहीं था। मैंने कहा यार, मतलब पाकिस्तानी इंटरनेशनल भिखारी यहाँ भी आ गए। मैंने एथेंस में खुद भिखारी देखे। यानी कि यूरोप हो, अफ्रीका हो, नीना हो, कहीं पे भी अगर आपको भिखारी दिखेगा तो 101% वो भाई पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी भिखारी भीख मांगते। इतना ही नहीं, 56,000 तो सऊदियों ने उठा के बाहर फेंक दिए। मालिक, जो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कहती है साहब 66,000 प्लस, 67,000 प्लस भिखारियों को तो हमने यहां रोका कि जहाज में मत चढ़ो। ये नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया हमने। नहीं तो ये जो 56,000 आपने डिपोर्ट किए, 67,000 और पहुंच जाते। तो 56 और 67 कितना हो गया? क्योंकि लगभग 1,20,000 भिखारी जा रहे थे सऊदी अरबिया पे कब्जा करने। और ये पाकिस्तानी भिखारी है सॉलिड, इधर उधर हाथ नहीं मारते। ये जाते हैं मदीना पे, मक्का पे, जहां फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जहां इनको दिखता है ये गोरा है, पैसे वाला है, भाई बाहर का मुसलमान है, उस पर हाथ मारते हैं। यहाँ देसी मुसलमानों को कुछ नहीं करते। उन पे है पाकिस्तान, नो ब्रदर, नो सिस्टर, नो खाना, नो पीना, गिव $, गिव पाउंड। तो मतलब पूरे ऑर्गेनाइज माफिया चलते हैं पाकिस्तान में, जो पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तानियों को दुनिया भर में भीख मंगाने का काम करते। तो अगर आपको लगता होगा केवल शहबाज शरीफ भीख मांगता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मुल्ला मुनीर भीख मांगता नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुनिया भीख मांगते नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे भीख मांगने के प्रोफेशन में, तो सारे पाकिस्तानी जनाब भीख मांगने का काम करते हैं। यूएई ने इनके लिए वीजा बंद कर दिया परमानेंट, कह रहा है कोई वीजा नहीं मिलेगा पाकिस्तानियों को अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या आपके पास पाकिस्तान का ऑफिशियल पासपोर्ट है, उसके अलावा किसी को वीजा ही नहीं देंगे। वहां भी क्या था, जहां भी देखो पाकिस्तानी भीख मांग रहे थे। अब सऊदी वाले कह रहे बेचारे, कह रहे यार यहाँ तो जहां जिस सड़क पे जिस गली में जिस कोचे में देखो, पहले तो मदीना मक्का के आसपास ही मांगते थे, कह रहा अब तो हर जगह पाकिस्तानी भीख मांग रहा है यार। कहता डिपार्टमेंटल स्टोर में जा वहां पाकिस्तानी, सैनिटरी स्टोर पे जा वहां पाकिस्तानी खड़ा। कहता साले भीख नहीं ले रहे, हफ्ता ले रहे, जा कुछ तो दो कुछ तो दो कुछ तो दो। कह रहा हफ्ता ले रहे, कह रहे सऊदी स्ट्रीट्स आर फिल्ड विद पाकिस्तानी बैगर्स। वो तो बेचारे सऊदी पागल हो गए। कहता यार ये कौन सी जलालत है, कौन सी नजासत है, पाकिस्तानी जहां देखो वहीं मिलते हैं। तो भाई उठा के फेंक दो। 24 एक मैं देख रहा था एक पोर्टल पे आया था कि 24,000 है, पर सर मैं आपको बता दूं टोटल नंबर 56,000 है। 24,000 कल परसों में कंसाइनमेंट गई होगी। 56,000 56,000 और 66,000 पाकिस्तान ने रोक दिया फ्रॉम बोर्डिंग प्लेस, अन्यथा वो भी पहुंच जाते। और हाँ यूएई ने 6,000 पूरे अमान, जॉर्डन से भी कुछ निकाले गए हैं, आई थिंक कुवैत से कुछ भगा दिए गए, नंबर मेरे को याद नहीं है पूरे, बट पूरे वेस्टर्न एशिया में 90% भिखारी जो निकाला गया है, मोर देन 90% वो पाकिस्तानी ओरिजिन का। और ये यूरोप, मिडिल ईस्ट, मीना दुनिया के हर जगह में पाकिस्तानी भिखारियों का वर्चस्व है। इंटरनेशनल भिखारी, सुपर भिखारी, खानदानी भिखारी, जिनके खून में भीख लिखी है। वैसे सीज फायर की भी भीख मांगते हैं, आपको पता सीज फायर की भी भीख मांगते हैं। हाय अल्लाह सीज फायर करो, अरे मुझे अल्लाह पे याद आया, अब तो ये भी नहीं कह सकते हाय अल्लाह काफिरों ने ये क्या कर दिया, हाय अल्लाह सऊदियों ने ये क्या कर दिया, मुसलमान ने मुसलमान को निकाल दिया, ओहो, मुसलमान ने मुसलमान के पिछवाड़े पे लात मारी, ओहो, वो भी कहा मदीना मक्का जैसी मुकद्दस जगह पे। मतलब सऊदियों को तुम क्या लगते हो यार, तुम क्या टॉयलेट पेपर लगते हो, तुम उससे भी नीचे लगते हो। तुम उठा के फेंक रहे, ऐसे फेंक रहे जैसे तुम्हारी वक्त ही ना हो, जैसे पाकिस्तान कोई कंट्री ना हो। पाकिस्तान ना हो गया मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब इज्जत ही नहीं है पाकिस्तान की। फील्ड मार्शल कहाँ है, अरे सीडीएफ कहाँ है, अच्छा वो सीज फायर मांग रहा है, अच्छा वो किसी सीज फायर की भीख मांग रहा है। यार जब शाहबाज कहता है आई एम नॉट ए बेगर, ये फील्ड मार्शल कह रहा है जी सीज फायर की भीख दे दो। अब नीचे वाले लोग भी भीख मांगेंगे तो क्या हो गया, जैसे जनरल नियाजी के सिपाही कहते थे हमारा तो बॉस ही रेपिस्ट है। अगर हमारा बॉस रेपिस्ट है, हमने रेप कर दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। अब वो मैंने आपको जनरल रानी की कहानियां सुनाई थी, नुसरत जहां की कहानियां सुनाई थी, तो ये इनका सिस्टम ही ऐसे चलता, पाकिस्तान चलते ही ऐसे सर। पर उम्मत में क्या थप्पड़ लगा, मतलब जहां पाकिस्तानियों तो भिखारियां, पाकिस्तानियों यार हमारा नाम खराब करा दिया तुमने, निकले तो हम में से ही हो ना। ऐसे ऐसे कहते हैं नालायक संतान है, नालायक संतान है, खानदान का नाम खराब कर दिया। पहले एक बार बताओ किसने कहा था भाई, हिंदू थे अच्छे खासे, किसने कहा था इस्लाम कबूल करने के लिए। जब औरंगजेब बाबर ने तलवार रखी, जब निकल गए तो वापस आ जाते। अब भी कहता हूँ घर वापसी कर लो, अब भी कहता हूँ बच जाओगे लालच से, घर वापसी कर लो, खुश रखोगे। नहीं, हमें तो वही करना है जी। अब मतलब सऊदी वालों ने तुम्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, तुम्हारी हालत वो हो गई कि इससे मतलब प्लेग वाले चूहों को भगाते वैसे तुम्हें भगा लिया। प्लेग वाला चूहा, खारिश वाला कुत्ता, ये जैसे ऐसे जानवरों के साथ ट्रीटमेंट होता है, पाकिस्तानियों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है। आपको बुरा लगा, मुझे तो बहुत बुरा लगा। ये हमारा पहला भाग था, पाकिस्तानियों को भगा दिया। अब देखिए उम्मत के भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते यार, दुनिया में कौन बर्दाश्त करेगा। चीनियों के हाथ जिस दिन लगोगे, जिनजियान इंटरनेशनल की ब्रांच ऑफिस खुल जाएगी। और तुम जानते हो चीनी कैसे पैसे वसूल करते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। चलो भगवान करे ऐसा ना हो, हम तो चाहते हैं ऐसा ना हो, बट और वैसे तुम्हारे फील्ड मार्शल को ट्रम्प ने तलब तो कर ही दिया है। अब ट्रम्प उसके नट बोल्ट डीले करेगा और वापस भेजेगा, हम मसाए लेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं सर दूसरे टॉपिक पे, वो है बांग्लादेश बांग्लादेश 1971। देखिए खबर जो बांग्लादेश से दो मेन खबरें, तीन तो कल तो मैंने एक बार बता ली कि जी भाई वो हमारी एम्बेसी का घेराव वेराव करने चले थे, और उसने कहा था हसनत अब्दुल्ला ने कि अगर कोई भी भारत की सेवन स्टेट, एक तो हम अलग कर देंगे, अगर कोई भी भारत की सेवन सिस्टर्स को अलग करना चाहता है उसे बांग्लादेश से पूरा संरक्षण मिलेगा। कल मैं एक डिबेट, टीवी डिबेट पढ़ा था 9 बजे, तो ये चौधरी साहब जो बांग्लादेश के मेरे साथ थे, उन्होंने कहा जी उल्फा का लीडर बांग्लादेश में भी बैठा है ISI के संरक्षण में।
ये चौधरी साहब का कहना है कल टीवी डिबेट में। और कल बांग्लादेश पुलिस ने खैर उन जहादियों को तो हमारे यहाँ आने तक रोका, क्योंकि वो बांग्लादेशी लग नहीं रहे थे, मतलब आईएसआई के ही ठहर पौधे थे। और अब 5 हमारे वीजा इशुइंग ऑफिसर्स थे बांग्लादेश में, 2 हमने आज बंद कर दिए। ये जो हमारी एम्बेसी और हम हाई कमिश्नर और इंडियन डिप्लोमेट्स को थ्रेट मिलने लगे, हमने 2 ऑफिस बंद कर दिए। बाकियों में भी हम पासपोर्ट ले रहे हैं। आई थिंक राजशाही और एक और था जिसको हमने बंद कर दिया। बाकी में भी अब पासपोर्ट लेते हैं। हम बताएंगे आपको वीजा कब देंगे, कोई टेंशन ना ले, वो लेट यू नो वीजा कब देंगे। तो हमने बहुत स्लो डाउन कर दिया वीजा देना, बहुत स्लो डाउन कर दिया चीजों को आगे प्रोसेस करना। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कैबिनेट कमेटी को एक रिपोर्ट दी गई थी भारत में, जिसको डॉक्टर शशि थरूर हेड कर रहे थे। अरे साहब ये बताओ कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। अब जब कैबिनेट कमेटी ने कैबिनेट को रिपोर्ट दी, कहना साहब बांग्लादेश में तो 1971 वाली स्थिति है, स्थिति बहुत खराब है। 1971 में लगभग हर व्यवस्था चरमरा गई थी। पर अब की बार फर्क इतना, अब की बार आपको चाइना और पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखेगा। चाइना के झंडे दिखेंगे, पाकिस्तान के झंडे दिखेंगे। मैं आपको ये कह रहा था कि चाइना और पाकिस्तान का बैकयार्ड बन गया बांग्लादेश। और जो कल चौधरी साहब मेरे साथ थे, ब्लिट्स वाले चौधरी शोएब चौधरी, वो मेरे साथ डिबेट में थे। उन्होंने कहा भाई सुमित भाई ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो वहां पे है मुस्लिम ब्रदरहुड है, वहां पे हिफाजत इस्लाम है, हिजबुल तहरीर है, जमात इस्लामी है, और ये कौन सा है वो जो अलकायदा के एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा के एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है, और सारे जितने भी जिहादी संगठन है वहां है। अभी आईएसआई को पूरा बांग्लादेश और हैंड ओवर कर दिया गया है। अभी आईएसआई वाला बांग्लादेश को पूरा चला रहे हैं। और ये आईएसआई जो चला रहा है ये बहुत डरावना प्रकरण है, क्योंकि आईएसआई एंटी इंडिया एक्टिविटी जो भी है वहां से रूट करेगा, और पूरे लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। एक अलार्मिंग रेट पे रेडिकलाइजेशन हो रहा है। और उसके साथ ये जो अब चाइना के झंडे देखना, जबकि चाइना के कर्जा जो बांग्लादेश के ऊपर है उससे कम था श्रीलंका के ऊपर, जब उन्होंने हमनटोटा पोत लिया था। चाइना के झंडे दिखना, पाकिस्तान के झंडे दिखना, इनकी धीरे धीरे बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान की ओर वापस जा रहा है। वो जो बंगाली आइडेंटिटी थी, वो जो बंगाली आइडेंटिटी पे देश कटा था, वो सब चीजें खत्म हो रही है। और इट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज द, कैन यू कंफर्म मी, आप मुझे कंफर्म करेंगे ना, इट वाज ओनली मुस्लिम बट अ सेक्युलर कंट्री। सो वाज मुस्लिम बट अ, से वाज बांग्लादेश अ मुस्लिम एंड अ सेक्युलर कंट्री? कैन यू कंफर्म मी, समबडी रिमेंबर्स? जहां तो मुझे याद है थी। एनीबडी, कैन यू गिव मी कमेंट प्लीज? Was Bangladesh a Muslim but yet a secular country? शेख हसीना तक जाने तक एनीबडी रिमेंबर्स? हो तो प्लीज कमेंट दे दीजिए एक। यस, सो माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। तो बांग्लादेश वाज अ मुस्लिम कंट्री बट द ओनली मुस्लिम टू बी अ सेकुलर कंट्री, वो इन्होंने खत्म कर दिया साहब। अब वहां ये जहादी, वो जहादी, ये जहादी, सब हर तरह का जहाद है। 25 तरह के जहादी घूम रहे हैं। और मैंने आपको पहले कहा था बांग्लादेश सीधा पाकिस्तान बनेगा, सीधा अफगानिस्तान बनेगा। वो पाकिस्तान ही बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में फिर भी एक फौज है जो काफी जहादियों को कंट्रोल कर लेती है, पॉलिटिशियन को भी किसी हद तक कंट्रोल कर लेती है। अब तो पूरा ही कर लेती है। पर बांग्लादेश में फौज की इतनी औकात नहीं, बांग्लादेश में फौज भी नहीं है जो इन जहादियों और पॉलिटिशियनों को कंट्रोल कर पाए। यानी कि सीधा सीधा बॉस, ये सीधा सीधा अफगानिस्तान के मोड़ पर चल चुका है। भारत के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, भारत के इंटरेस्ट बहुत खत्म हो गए हैं। और ये जो पैनल है ये कहता है जी शेख हसीना जी के जाने के बाद पूरा माहौल बदल गया। याद कीजिए, अगर आप लोग मुझे टीवी डिबेट्स पे देखते होंगे, मैं कई सालों से ये कह रहा था कि वी हैव वेरी गुड रिलेशन विद शेख हसीना, नॉट बांग्लादेश। और अभी जो एक और लफड़ा किया इन्होंने, कहते हैं जी इलेक्शन कुछ अनाउंस कर दिया। अब एक बार बताइए, अगर इलेक्शन में अवामी लीग लड़ेगी ही नहीं, लास्ट आई थिंक 300 में से 224 सीटें उनके पास थी, अगर वो पार्टी को आपने बैन कर दिया तो वही वाली बात होगी, इमरान खान की पार्टी बैन कर दो, पाकिस्तान में इलेक्शन करा। ठीक उसी तरह से आपने अवामी लीग को बैन करा, अवामी लीग को इलेक्शन लड़ेगी नहीं, जिसके पास लगभग पिछले इलेक्शन में 60-70% सीटें थी, उसके बिना आप इलेक्शन करा रहे हो कि इलेक्शन थोड़ी, तो फार्स है बेसिकली। ये तो आई डोंट नो, शुड वी कॉल इट इलेक्शन और वी शुड कॉल इट मुल्ला कंटेस्टेशन, क्योंकि हिफाजत इस्लाम, ये तवफ़ुज़ मूवमेंट वाले, ये जमाती, हिजबुल तहरीर, मतलब ये जब ये और ये क्या है जो अलकायदा की शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, नाम भूल रहा हूँ उनका,
Does anybody remember the name of that Al-Qaeda shadow organization in Bangladesh? किसी को नाम याद है? अभी मेरे दिमाग में था, just skipped. Anybody remembers the name? ये जो अलकायदा की शेडो, और क्या ये आपस में चुनाव करके डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा? बीएनपी के भी औकात नहीं रही। शेख हसीना जी के बेटा शेख हसीना जी खुद कई बार स्टेटमेंट दे चुकी है, और ये जो अभी आक्रोश का नाटक हो रहा है कि जी शेख हसीना भारत में, उनसे भेजो। भाई एक बार बताओ, हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए। संरक्षण में आए हुए आदमी को कभी नहीं छोड़ते। रघुवंशियों ने, भगवान श्री राम ने राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, बाप ने वचन दिया था उनके पिताजी ने उस वचन को रखने के लिए। अरे यहाँ राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग हैं, तुम्हें लगता है अपना वचन तोड़ देंगे, हम तुम्हें दे देंगे? अमेरिका थोड़ी ना है, पाकिस्तान थोड़ी ना कुछ भी बिकता है, यहाँ कुछ नहीं बिकता। देखो शेख हसीना जी हमारी बहन है और रहेगी। कोई कोई माई का दाल उन्हें भारत से निकलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ना भारत कभी ऐसा करेगा। वो जब तक चाहेंगी, जहां तक चाहेंगी भारत में रह सकती है, बात बिल्कुल क्लियर है। तो अगर सवाल ये है तो ये फिर किस चीज का प्रोटेस्ट? ये तो तुम्हें भी पता प्रोटेस्ट नाजायज है। और तुम्हारे क्या है इलेक्शन जिसमें अवामी लीग को तुमने बैन कर लिया? मतलब क्या ये आपस में मुल्ला इंटरनेशनल इलेक्शन लड़ रहा है? इलेक्शन के नाम पे क्या है? और यूनिस जो है वो तो इनका पपेटेर है। यूनिस तो अमेरिका का सिपाही है, यूनिस तो अमेरिका का गुलाम है। पहले ओबामा से रोटियां लेता था, आजकल के डेट में ये ओबामा हिलरी का गुलाम था, आजकल के डेट में सीआईए का गुलाम है, सीआईए से खिलाती है। चाइनीज इंटेलिजेंस, मैं आपको कह रहा था, चाइनीज इंटेलिजेंस और आईएसआई का पूरा कब्जा है। देखो अमेरिका दूर से देख रहा है, अमेरिका कभी कोई सक्रिय नहीं है बांग्लादेश में। दे आर वाचिंग एवरी स्टेप बट नॉट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि उनका अभी इंटरेस्ट बांग्लादेश नहीं है। दे विल वेट एंड वॉच कि हाउ डज बांग्लादेश शेप अप। पर भारत के इंटरेस्टों के लिए ये पूरा आप 1971 वाले मूड पे लगभग वापस आ गए हो। यू आर बैक टू 1971 क्वेश्चन। तब मैं आपको याद दिला दूं, हमारे 4,500 सिपाही और अफसर मरे थे, करीब 9,000 जख्मी हुए थे, एंड सम गॉट परमानेंटली डिसेबल्ड। तब भैया मिला था बांग्लादेश। बांग्लादेश फ्री में नहीं बना था, बांग्लादेश वाज बिल्ड ओवर स्वेट एंड ब्लड। खून पसीने से हमने बांग्लादेश बनाया। तो आपको ना ये ऐसा ना लगे कि बांग्लादेश फ्री में बना था। ये क्लियर कर दूं, बांग्लादेश फ्री में बना था, हमारे जवानों ने खून बहाया था बांग्लादेश को बनाने के लिए। तो बॉस ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, और ये बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा। देयर हैज टू बी सम वर्कआउट व्हिच हैज टू बी फाउंड अराउंड इट, बिकॉज ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल मुझे जाती नजर आ रही है। 1971 वाली परिस्थिति, बट चाइना तब प्लेयर नहीं था, पाकिस्तान तब प्लेयर तो था, पाकिस्तान को ही तोड़ा था। और अब ये जो परिस्थिति, ये बॉस बहुत डेंजरस है। दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स, और इसमें सीआईए भी वक्त आने पे एक्टिवेट करेगा, चाइना म्यांमार को एक्टिवेट करेगा। चाइना चाहता है कि बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट फिर एक्टिवेट हो जाए। चाइना चाहता है कि ये जो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, 24 नॉर्थ परगना, ये जो आपका क्या है, ये मालदा, मुर्शिदाबाद, ये जितने भी क्षेत्र हैं, इनमें ये जो लश्कर तैयबा के कैंप खोले, लश्कर तैयबा बिल्कुल उसमें रिक्रूटमेंट करे। ये बड़ा प्लान है और इस पे कार्रवाई चल रही है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, आप चाइना पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, पाकिस्तान पे चाहे एक सेकंड कर। तो माय असेसमेंट, थिंग्स आर गेटिंग बैड टू वर्स। और वहां 65 लाख लोगों का नाम शहर से निकल गया। ऐसे ममता दीदी हमारी पूरी हिल गई। तो अब ये, और जब पीछे शेख हसीना जी वाला प्रकरण हुआ, तब भी हमने कहा था जी हमारी स्थिति पे बहुत नजर है, हम बड़ी पैनी नजर बनाए हुए हैं। और फिर आप जानते हो शेख हसीना जी के साथ क्या। तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल बियॉन्ड अ पॉइंट। एक पॉइंट तक आप कंट्रोल कर पाते, एक पॉइंट के आगे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो अब भारत बांग्लादेश के फ्रंट में क्या करेगा, क्योंकि भारत के जितने भी लेवरेजेस थे, जितने भी स्ट्रेटेजिक लेवरेजेस हमने डेवलप किए थे, we are tending to lose them by the day, and that is not what we should be really happy about. देखते हैं बाकी क्या रहता है। हमारी तो खैर नजर बनी रहेगी, विल कीप ऑन अपडेटिंग यू व्हाट इज हैपनिंग। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 है हमारा इजराइल इजिप्ट 35 बिलियन डील। ये क्या है और इसके क्या मायने क्या नहीं। आज इजराइल और इजिप्ट ने लगभग कंफर्म कर दिया, इजिप्ट से भी आया है कि भाई एक $35 बिलियन की डील साइन हुई है बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। और इस 35 बिलियन की डील में क्या होगा कि इजराइल इजिप्ट को नेचुरल गैस देगा, और ये शायद 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब मोटा मोटा एक साल $2 बिलियन का है। दैट इज हाउ द कॉन्ट्रैक्ट लुक्स लाइक।
अब इसके पीछे की कहानी क्या और इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है? सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, ये कहानी अक्टूबर में शुरू हुई थी जब अली कोहेन ने मना कर दिया यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी को या यूएस एनर्जी सेक्रेटरी को इजराइल आने से। वो इजराइल आना चाहते थे और ये डील साइन करवाना चाहते थे। तो इजराइल के मिनिस्टर एली कोहेन ने, जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में मंत्री, उन्होंने मना कर दिया, बोला भाई साहब ये नहीं होगा। तो जब पूछा भाई साहब क्यों नहीं होगा, बोले देखो इजराइल के पास एक लिमिटेड गैस बेड्स है मेडिटेरियन में। अगर हम ये 15 बिलियन अगर हम ये माल इजिप्ट को देंगे तो हमें 15 साल तो हमारा काम चल जाएगा उस पैसे से, मतलब विल गेट सम मनी आउट ऑफ इट। बट अगर वो ये माल हम इजिप्ट को नहीं देंगे तो हमारी गैस की नीड्स आने वाले 25 से 30 साल तक कंप्लीट होगी। सो व्हाट शुड वी डू? शुड वी लुक फॉर 15 इयर्स ऑफ मनी एंड 30 इयर्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी? तो मिस्टर एली कोहन का कहना था कि 30 साल की एनर्जी सिक्योरिटी को देखो, 15 इयर्स के रेवेन्यू को भूल जाओ। और जाहिर सी बात है, अगर एली कोहन का ये स्टैंड है तो बेंजामिन नेतन्याहू से तो बात की होगी। बिना नेतन्याहू साहब के बात करके तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये डील हो गई थी बंद। अब डील बंद हो गई तो आप जानते हैं कि बड़ी डील होगी, बंद तो हो नहीं सकती। अब स्टोरी में पेच ये है कि अभी जो इजिप्ट के पहले देखिए, आई थिंक 2-3 दशक पहले इजिप्ट के पास कोई नेचुरल गैस नहीं था। देन दे डिक्लेयर सम फील्ड्स, वहां से उन्होंने नेचुरल गैस निकाला। धीरे धीरे उन फील्ड्स में नेचुरल गैस कम हो रहा है, तो इजिप्ट ने बाहर से खरीदना शुरू किया। अभी इजिप्ट का जो सप्लायर है वो है रशिया, पर रशिया इजिप्ट को एलएनजी देता है, विच इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। तो अब समस्या क्या है कि टैंकरों में एलएनजी ही ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ठीक है। दूसरा पॉसिबल सप्लायर है कतर से इजिप्ट कुछ लेता नहीं, कोई स्टॉप गैप में फंसे तब लेता है। इजराइल एग्जिस्टिंग प्रोवाइडर है नेचुरल गैस का इजिप्ट को। अगर इजराइल एग्जिस्टिंग प्रोवाइडर है तो फिर तकलीफ क्या? फिर राजनीति का। देखिए राजनीति ये है कि इजराइल का जो गैस जाता है इजिप्ट में वो थ्रू पाइपलाइन जाता है। कंप्रेसिंग का काम इजिप्ट करता है, और जब आप कंप्रेस करते हो there's an X amount of money to be made at that process। इजिप्ट कहता है, इजराइल कहता है ठीक है मैंने आपको गैस दिया, पाइपलाइन जा रही है, आप कंप्रेस करो, जो मर्जी करना, मेरे को पहले पैसे दो, बात खत्म। अब जो स्टोरी में पेच ये आता है कि जो कंपनी इस इजराइल के ऑयल वेल में या ऑयल रिग पे गैस निकाल रही है उसका नाम है शेवरॉन। अब आप जानते हैं शेवरॉन अमेरिकन कंपनी है। तो अब इजरायलियों ने जब पहले मना कर दिया, एली कोहेन ने मना कर दिया, बेंजामिन नेतन्याहू से पूछ के किया होगा, तो इन्होंने पापा टॉम अंकल ट्रम्प को फोन लगवाया होगा कहीं से। आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन प्रोसेस में घुसना, पॉलिटिशियंस को, सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को, नेताओं को चंदा देना कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल लीगल है। तो ये सारे बड़े लोग हैं, बड़ा पैसा देता है। तो इन्होंने फोन किया होगा, करवाया होगा, पहुंच गए अपने डोनाल्ड ट्रम्प के पास, कहता भाई साहब ये तो आपने तो मना कर दिया। याद कीजिए वेनेजुएला में भी बाइडेन ने शेवरॉन को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको बोला था कि भाई तुम थोड़ी देर वो निकाल दो ना ऑयल एंड गैस, बट फिर मार्च में इस साल के मार्च में ट्रम्प ने मना कर दिया आप नहीं निकाल सकते। अब ये जो यहाँ कारण चल रहा है कि शेवरॉन उस ऑयल फील्ड से निकाल रहा है, तो पहले एक डील बनाई शेवरॉन ने, इजराइल ने मना कर दिया यार हमें फायदा नहीं, इससे अच्छा तो हम गैस रख लें। अब नई डील में क्या? नई डील में ये है कि जो पैसा आएगा उसमें से 50% से ज्यादा इजराइल को मिलेगा और बाकी शेवरॉन को मिलेगा। यानी कि मान लो मोटा मोटा $2 बिलियन की बिलिंग है, तो 1 बिलियन + $1 विल गो टू इजराइल एंड 51-49 कुछ ऐसा इनका रेशियो है, विल गो टू द इजराइल, बाकी जाएगा शेवरॉन को, शेवरॉन भेजेगा यूएस। अब ड्रिल ऑस्ट्रेलिया का है, इजराइल का है, ड्रिलिंग कर रहा है शेवरॉन। अब ये सवाल क्या है, ट्रम्प इसमें इंटरेस्टेड था, ट्रम्प पीछे कह रहा था ये डील करवा के रहूंगा, क्यों कह रहा था? देखिए कैंप डेविड अकॉर्ड जो इजिप्ट और आपके इजराइल के बीच वो प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। इट डजंट एग्जिस्ट, इट ओनली एग्जिस्ट ऑन द पेपर। इजिप्ट में है मुस्लिम ब्रदरहुड, ठीक है। इजिप्ट जो शायद जो बांग्लादेश में जिहादी संगठन इसका मैं नाम बोला, उसका हरकतुल अंसार क्या डायरेक्ट एफिलिएशन है आईसिस के साथ या मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ, एनीवे
तो यहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड है, तो मुस्लिम ब्रदरहुड का हेड ऑफिस लंदन में और इजिप्ट में है रफा टनल, जिनके थ्रू सारा आता है। इजिप्ट में आपको शुरू से कह रहा हूँ, आप जो लोग मुझे पी गुरुज पे देखते थे, मैंने द कंट्री टू बी वॉश्ड आउट इज इजिप्ट, ठीक है। अब बेंजामिन नेतन्याहू चाहते कैंप डेविड अकॉर्ड टूट गया, बट अभी कागजों में नहीं टूटा, तो ट्रम्प चाहता है बेसिकली। व्हाट कैन वी डू टू कीप द थिंग्स ऑन, कहना अगर इन दोनों में व्यापार किया जाए, ट्रेड किया जाए, तो चीजें हाँ रह सकती है। तब इजराइल को भी लगा यार हमें भी इसमें से 1 बिलियन आना था, लेट्स नॉट फक अराउंड, लेट्स नॉट, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेट्स नॉट मेस अराउंड। इजराइल को लगा लेट्स नॉट मेस अराउंड, तो ये उनका आइडिया था। अब सवाल ये है कि इस आइडिया को क्रियान्वित कैसे करोगे। तो ट्रम्प ने इंटरफेयर किया, बोला भाई ये डील करो। इजराइल ने बोल दिया कि अब तक के इजराइल की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डील यानी कि $35 बिलियन की हमने कर ली, और इसमें इसका आधा पैसा, आधे से ज्यादा पैसा, स्लाइटली मोर देन 50% इजराइल के खजाने में आएगा, जिससे इजराइल हेल्थ, डिफेंस, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। क्योंकि लोग पूछते हैं यार हमारा गैस क्यों दे रहे हैं उनको, पर इससे भाई पैसा मिलेगा, उसे ये बनेगा, हमारे तो हफ्ता मिल रहा, बस हमें कुछ नहीं कर रहे, वो बेचेंगे, हमें अपने हिस्से का पैसा देंगे। ये इजराइल का कहना है। इजराइल ने आज एक और चीज अनाउंस की, बोला जी हमें करीब $6.5 बिलियन की डील हमने जर्मनी के साथ की। पहले 3 बिलियन, 3.5 बिलियन की थी, उसके बाद एक और इसका पार्ट है, वो है एरोहेड, जो एरो मिसाइल सिस्टम्स हैं, एरो मिसाइल सिस्टम्स के प्रोटेक्शन के लिए जर्मनी को। क्योंकि जर्मनी कह रहा कल को पुतिन से पंगा हो जाए, मेरे पास डिफेंस शील्ड हो, बाकी पास हो ना हो, ज्यादा अपनी ऐसी तैसी करे, हाउ डज इट मैटर टू मी, मैं तो अपना डिफेंस शील्ड करूं। और ये इजराइल के 2 बड़ी डील्स है। $35 बिलियन की अब तक इजराइल ने कोई ऑयल एंड गैस में डील नहीं की, और यहाँ डिफेंस डील इजराइल ने $6.5 बिलियन की नहीं की। ये वही जर्मनी था जो 6 महीने 8 महीने पहले करा था कि इजराइल के मैं सारे वेपन देना बंद कर दूंगा, क्योंकि वो बेचारे छोटे मोटे पैलेस्तीनियों के अगेंस्ट होता और वो उन पे अत्याचार करता। और जब डील हो गई तो वो सारा मामला हो गया ठंडा। अब इजराइल कोई अत्याचार नहीं करता, इजराइल बहुत शरीफ कंट्री है। ये आपको बता रहा हूँ जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस कैसे होती है। तो यहाँ जर्मनी की डील आ रही है, यहाँ ये वाली डील उन्होंने कर ली, कहा जी $35 बिलियन की। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप का पहला इंटरेस्ट है शेवरॉन आएगा, शेवरॉन अमेरिकन कंपनी, और हो सकता है शेवरॉन के इनकी उसके साथ कुछ सेटिंग वेटिंग होगी, कुछ परसेंटेज वगैरह, तो उसको मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखिए वहां का एग्जिस्टिंग सप्लायर रशिया है। अगर ये इजराइल इनको पाइप गैस नहीं देगा तो उसके पास ऑप्शन नहीं रहता कि वो रशिया से माल लेना बढ़ा दे। अगर वो रशिया से माल लेना बढ़ाता है तो तब भी पूरा नहीं पड़ेगा, तब कतर को आना पड़ेगा। तो यहाँ रशिया और कतर घुस जाएंगे, ऐसे शेवरॉन के हाथ में पूरा कंट्रोल है। तो ट्रम्प कहीं ना कहीं ये चाहता है कि अमेरिकन कंपनी के हाथ में पूरा कंट्रोल रहे, यहाँ रशिया ना घुसे और फिर कतर ना घुसे, क्योंकि रशिया और कतर घुसेगा तो फिर लफड़ा होगा। तो जस्ट टू मेक श्योर दीज टू आर नॉट एबल टू एंटर द गेम, बोला नहीं जी हम ही आपको, हम विल इंटरफेयर और आप उनको दे दो, आप कितना पैसा देंगे। ये ट्रम्प की मोटी मोटी चाल है। दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट टू कीप ऑन गिविंग देम सम मनी ताकि खुश हो। अब इजिप्ट से पूछा, कहता नहीं ये डील पॉलिटिकल नहीं है, तो वैसी कमर्शियल डील। और इजराइल के छाती पे पैर रख के ट्रम्प इसलिए करा रहा है, अगर वहां से हर महीना 2 बिलियन आना हो तो मैं नेतन्याहू को बिठा के समझा, भाई क्यों पंगी ले रहा है, कि वहां 2 बिलियन आ रहा है, वहां चुपचाप बैठा रहे, लेट्स गेट आवर मनी। मतलब दैट इज हाउ ट्रम्प विल टॉक टू यू। तो ये जो 2 बिलियन की डील है, इसको जो अमेरिका ने और इसके इजराइल ने मंजूरी दी है, इट इज बेसिकली ऑन द जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस, नॉट मोर ऑन द कमर्शियल कैलकुलेशन। कमर्शियली वाइबल होगी उसमें डाउट नहीं है, पर अगर आप बोलेंगे 70% वेटेज जियोपॉलिटिक्स की है, 30-35% वेटेज ही कमर्शियल कैलकुलस की है, कमर्शियल कैलकुलेशंस की है। ये इस डील का मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। पॉलिटिकल भी है, नॉन पॉलिटिकल भी है, कमर्शियल भी है, लीगल भी है, सब कुछ है। और वहां से ट्रम्प ने वेनेजुएला को कह दिया कि जो मैंने तुम्हारा टैंकर जब्त किया है इसके पैसे मुझे दो, मैंने जो तुम्हारा टैंकर जब्त किया इसके पैसे मुझे दो। तो वहां भी मसला थोड़ा वेनेजुएला में बढ़ता नजर आ रहा है। खैर हमारी तो उस पर नजर रहेगी और उसको भी कवर करेंगे जैसे वहां कोई मेजर डेवलपमेंट आ रहा। फिलहाल उनको ब्लॉकेड हो गया। तो ये था इजराइल और इजिप्ट की डील का जो $35 बिलियन, और मैंने आपको एरोहेड की भी बता दी $6.5 बिलियन। तो इजराइल इज ऑन क्लाउड नाइन कि यार हम तो बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं, युद्ध भी चल रहा, सब चल रहा, बड़ी बड़ी डीलें हो रही है हमारी, लोग हमारी टेक्नोलॉजी लेने के लिए मर रहे हैं, जो सच भी है।
और हम टेक्नोलॉजी भेज रहे हैं। वॉर और नो वॉर, द कॉमर्स ऑफ द इजराइल इज नॉट इम्पैक्टेड, ये भी एक सच है। तो अब चलते हैं आगे, जो एक नया मसला समझ आया है लेबनीज सिविल वॉर का। ये मसला क्या सब लेबनीज सिविल वॉर? देखिए, एक लड़ाई शुरू हुई थी अक्टूबर 23 में और नवंबर 24 में खत्म हुई। ये लड़ाई शुरू हुई थी बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। सबसे पहले इजराइल ने लेबनान को ठोकना शुरू किया। जो साउदर्न पार्ट ऑफ लेबनान है, साउदर्न पार्ट ऑफ लेबनान, ये टोटल हिजबुल्लाह के कंट्रोल में, और इसमें से कुछ पार्ट ऐसा जो 100% हिजबुल्लाह के कंट्रोल में। तब आप बोलोगे लेबनान तो इस्लामिक कंट्री नहीं। नहीं साहब, लेबनान को हमारे सामने पिछले 40 सालों में कन्वर्ट किया गया। बेरूत को पेरिस ऑफ द मिडल ईस्ट कहते हैं ना, एंड वाज लाइक पेरिस ऑफ द मिडल ईस्ट। अभी जो आबादी है वो है 35% शिया है, 30% सुन्नी है और 35% क्रिश्चियन है, और 5% ड्रूज कम्युनिटी है। ये ड्रूज वही है जो इजराइल के इस बॉर्डर पे भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं। कम्युनिटी दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर रहती है। तो ड्रूज जो है ये 5% है। तो यहाँ पे जो सबसे डोमिनेटिंग पावर है वो है शियास, एंड शियास सपोर्ट हिजबुल्लाह। और परिस्थिति ये है लेबनान की, देयर आल्सो पॉलिटिकल पावर देयर, देयर आल्सो सोशल पावर देयर, देयर आल्सो अ कंप्लीट पावर देयर। एक आदमी मैं दिन में टिक्का बोटी बेचता हूँ, रात को हिजबुल्लाह का कमांडर बनता हूँ। दिन में मैं मजदूर हूँ, रात को कमांडर हूँ। तो वहां सोसाइटी में ये पता नहीं लगता हिजबुल्लाह कहाँ खत्म हुआ, लेबनान कहाँ शुरू हुआ। जबकि अब भी वहां 30% क्रिश्चियन है, बट 35% और 30 यानी कि 65% मुसलमान आ गए। तो सीन एज ए इस्लामिक कंट्री, और इसको पिछले 40 साल में कन्वर्ट किया गया आपके और हमारे सामने। करेक्ट, दिस इज व्हाट इज द स्टोरी ऑफ लेबनान। अब जब इनकी ठुकाई इजराइल कर रहा था, टायर में हसन नसरुल्लाह को मारा, काफी लोग को मारा, तो उसके कमांडर निपटा दिए। अब मुल्ला बिन कासिम क्या है, मुल्ला नईम, हाँ मुल्ला नईम अब जो है नया कमांडर है। तो अब जब इनके काफी लोगों को मारा तो बोला भाई, फिर फ्रांस ने और अमेरिका ने मिलकर सीज फायर करा। सीज फायर में ये कंडीशन थी कि इजराइल वहां नहीं घुसेगा, लेबनान में बमबारी बंद करेगा। जबकि इजराइल ने हर दिन ही बमबारी की और अब तक 131 लोग लेबनान के मार चुका है। पर इजराइल ये कहता भाई मैं तो आतंकवादी थे, तो दुराचारी थे, मैंने तो उनको मारा, मैं सिविलियनों को थोड़ी ना मार रहा हूँ। टायर का जो क्षेत्र है ये साउदर्न लेबनान में पूरा खत्म हो गया था। अब इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी वहां ऐसे एरिया जिनको बिल्कुल इजराइल ने मिलिया मेड कर दिया। अब यहाँ समस्या क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज लिखी है कि 31 दिसंबर 2025 तक लेबनान के फोर्सेस यानी कि लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह के सारे हथियार जब्त कर लेगी, हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगी। लेबनान की आर्मी कहती है साहब मैंने तो दुनिया भर का हथियार पकड़ा, इतने हथियारों को जला चुका, मेरे पास एक्सप्लोसिव खत्म हो गए, मेरे पास एक्सप्लोसिव ही नहीं बचे कि जिसको मैं फिर हथियारों को डेटोनेट कर सकूं। आई हैव नो एक्सप्लोसिव्स लेफ्ट। ये कह रही है लेबनान की आर्मी। लेबनान की आर्मी वीक है, लेबनान की आर्मी का खर्चा भी कोई बाहर से भेजता है। दे आर नॉट एबल टू सस्टेन अ फुल टाइम आर्मी। हिजबुल्लाह के पास 25,000 एक्टिव फाइटर है, हिजबुल्लाह के पास 61,000 फाइटर रिजर्व में है। टोटल हिजबुल्लाह का काडर अभी 1,10,000 है, रिजर्व दाएं बाएं सब मिला के। हिजबुल्लाह के पास अब भी 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें माने जाते हैं, थोड़े बहुत उनके लिए गाइडेड मिसाइल्स भी, बाकी हुई खटूशा रॉकेट्स या नॉन गाइडेड मिसाइल्स। तो कहानियां ऐसे शुरू हुई जब इजराइल ने इनकी ठुकाई शुरू कर दी। ये इजराइल ने, देखिए ये लेबनान, इजराइल यहां तक आ गया। लेबनान का हिस्सा ही यहां से यहां तक। यहाँ एक रिवर ताहिनी, ये रिवर लितान रिवर, जो लितान रिवर तक आ गए। जब आप इस क्षेत्र में आते हो तो जो हिजबुल्लाह का क्षेत्र है उसका 20 से 30% कंट्रोल कर, 30 से 40% लगभग लितान रिवर तक घुसते ही आईडीएफ ने कंट्रोल में अपने लिया। भाई ये क्षेत्र हमारा है, हमारे कंट्रोल में रहेगा। जब ये क्षेत्र आईडीएफ का है और आईडीएफ के कंट्रोल में रहेगा लितान रिवर तक, तो समस्या यहाँ ये है बोला कि तुम हिजबुल्लाह को आगे डिसमेंटल कराओ, डिसआर्म करो। लेबनीज आर्मी ने कुछ काम किया भी है, कुछ हुआ भी नहीं है। हिजबुल्लाह भी बहुत बदमाश ऑर्गेनाइजेशन है और उनका आइडिया है कि इस पूरा साउदर्न लेबनान जो हमारे बॉर्डर से लगता है ये खाली कर। अब समस्या ये आई है, एक जगह है यहुआ,
यहुआ में पीछे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इजरायलियों ने पाफलेट बांटे कि भाई हम इस बिल्डिंग को गिराने वाले, तुम हिजबुल्लाह के किसी के पास हो, एसेट्स के पास हो, फटाफट छोड़ो। तो लेबनीज आर्मी ने इंटरव्यू किया, कहा साहब हमें जरा दो, चेक तो करे पहले, से पहले बमबारी करो, बिल्डिंग को गिराओ, हम चेक करें। अभी याद कीजिए उसको मारा था, क्या नाम था हिजबुल्लाह का लीडर, बड़ा रंगीला सा था, क्या था, मिट्टी भाई, क्या नाम था, बड़ा लंबा चौड़ा सा, नाम भी याद नहीं था, जिसको भी मारा था। अगर आपको याद हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। तो अभी उन्होंने कहा जी ये बिल्डिंग छोड़ दो, हमें यहाँ बमबारी करनी। तो लेबनीज आर्मी ने कहा मैं जरा मौका दें, हम देख के आते हैं। लेबनीज आर्मी गई, उन्होंने चेक किया, फिर शायद बमबारी नहीं हुई। तो लेबनीज आर्मी ने कहा अगर आप हमें मौका दे तो हम भी कुछ कर ले। तो इसराइल ने कहा आपके पास पूरा मौका। तो इसराइल ने कहा भाई साहब आज डेट हो रही है 18 तारीख, तो अब ऐसा करो आप 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक पूरा हिजबुल्लाह को डिसार्म कर लो। तो उन्होंने बोला यार हिजबुल्लाह यार थोड़ी ना, हिजबुल्लाह तो नसरुल्लाह नहीं यार, अभी मारा था मिट्टी भाई, उसमें हमने कवर भी किया था कुछ, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा था, तातर भाई समथिंग समथिंग। तो कहता कि तुम ऐसा करो, तुम, हमने तो देखा नहीं इसको। बोला 31 दिसंबर तक तुम पूरा एरिया खाली करो, अगर तुमसे नहीं होगा फिर आगे हम करेंगे। हनिया इस्माइल नहीं यार अभी अभी मरा है, ताता भाई या समथिंग समथिंग, वेरी रिसेंटली, 1-1.5 महीने की बात है। बोला कि तुम इसको खाली कर दो, नहीं तो हम आके तुम्हें ठोक देंगे। वेरी गुड। अब समस्या ये है कि लेबनान की आर्मी कहती है साहब यहाँ हिजबुल्लाह जो है एक पॉलिटिकल फोर्स भी है, एक सोशल फोर्स भी है, कल्चरल फोर्स भी है। तो आप, हम हिजबुल्लाह से कहते हो हथियार छोड़ो, वो कहते हैं इसराइल को बोलो अपने बाउंड्री के अंदर चला जाए। इसराइल कहता है अगर मैं बाउंड्री के अंदर चला जाऊंगा तो इन्हें 25 से 30 किलोमीटर का एडवांटेज मिलेगा। उस दिन 5 से 6 हजार जिहादी हमास के आगे 7 अक्टूबर कर लिया। हिजबुल्लाह के पास 1.25 लाख का कार्डर है, ये 1 लाख का एक्टिव, 25,000 का कार्डर। अगर वो किसी दिन आगे, व्हाट इज अवर बफर, व्हाई शुड वी स्टॉप? तो वो कह रहा अगर तुमसे नहीं होगा तो हम करेंगे। अभी मैं सुन रहा था 4 घंटे पहले इसराइल ने बमबारी शुरू कर दी फिर लेबनान में, अभी 4 घंटे पहले की बात। मैंने अभी इसके डिटेल्स में ज्यादा गया नहीं, तो 4 घंटे पहले कर ली। अब लेबनीज आर्मी कहती है कि हमारे बस का हिजबुल्लाह से लड़ना तो है नहीं, अब हमने जितना डिसार्म करा सकते थे हमने करा दिया। कहते आप ये देखो ना हमने अब तक कितना काम करा, ये मत देखो कितना काम नहीं करा। इसराइल कह रहा है ठीक है, अगर आपको लगता है कि पूरी कंट्री में से हिजबुल्लाह को डिसबैंड करना तो पूरी कंट्री में से डिसबैंड करो। लेबनान की लास्ट ईयर इन्फ्लेशन थी 40%, इस साल 19-20% है, उससे पहले 200% थी। लेबनान की करेंसी फेल हो चुकी है, लेबनान में कुछ नहीं बचा। हिजबुल्लाह के चक्कर, जब हिजबुल्लाह तब से गया तब फिर भी थोड़ी करेंसी स्टेबल होगी, क्योंकि करेंसी और करेंसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी हिजबुल्लाह कंट्रोल करता था। हिजबुल्लाह के अपने बैंक थे, इट वाज अ स्टेट विद इन द स्टेट। तो जब से गया थोड़ी इकोनॉमी इनकी सुधरी है। अभी टॉप डिजास्टर 15 या 20 में ही आते हैं। और पीछे मैंने आपको कहा था कि लेबनान के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया भाई हिजबुल्लाह तो डिसार्म हो ही नहीं सकता, हम कैसे करें, जब तो ईरान के कंट्रोल में, जब तक ईरान नहीं बोलेगा डिसार्म हम कर ही नहीं सकते। मैंने आपको याद है, आपको मैंने बोला था, डू यू रिमेंबर वन ऑफ दीज डिस्कशंस, मैंने कहा जब ये बेवकूफ बनाते ऐसे बनाते, एक एक करके हर कोई बोलता है। मैं कहा वो कह रहा है हिजबुल्लाह डिसार्म ही नहीं हुआ। डू यू रिमेंबर मैंने कहा था लेबनान का प्रेसिडेंट कह रहा है कि हिजबुल्लाह डिसार्म नहीं हो सकता, उन्हें तो ईरान कंट्रोल करता है। जी जब तक ईरान नहीं बोलेगा हम डिसार्म ही नहीं करेंगे। और भाई रे ईरान की इन्फ्लेशन आपको पता कितनी है? 45%। वो टॉप 5 या टॉप 7 में आता है। यस सुमित जी करेक्ट, मैंने आपको ये बोला था। तो अब यहां परिस्थिति और घट गई। अब मान लो अगर लेबनान की आर्मी को उन्हें रिसोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए, मान लो वेस्ट पैसे भी देगा, बट उन्हें डर लगता है अगर हमने ये किया कि क्या हम हिजबुल्लाह को रियली डिसबैंड कर पाएंगे, आर्मी सो स्ट्रांग। और अगर कर भी लिया देयर विल बी अ सिविल वॉर विद इन द कंट्री, जो लेबनान के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा, शिया वर्सेस क्रिश्चियंस या शिया वर्सेस सुन्नी या हिजबुल्लाह या शिया वर्सेस आर्मी ऑफ द लेबनान। तो एक सिविल वॉर होगा विच वी कैन नॉट रिस्क। तो वो कह रहे हैं भाई जितना हमने हिजबुल्लाह को डिसबैंड कर लिया कर लो, आप लितानी रिवर में इसराइल की बॉर्डर में जाओ। वो कहते हैं जी हम हथियार छोड़ देंगे। वो कहते हैं जब तक इसराइल यहाँ, हम हथियार कैसे छोड़ दें? कल को इसराइल ने हमला कर लिया। इसराइल कहता है अगर मैं बफर जोन से निकल गया तुम तो दीवार कूद के आ जाओगे, फिर तो तुम मेरी ऐसी जैसे कहलाओगे, व्हाट इज माय टाइम टू रिएक्ट। ठीक उसी तरह से जैसे बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रम्प कह रहा था हेरमोंट हिल्स से निकलो, जो बफर जोन में तुम घुसो वहां से निकलो ताकि एक संधि का मान रहे। बेंजामिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं कहता हूं अगर हम निकल गए तो हमारे और उनके बीच टाइम ही कितना रहेगा। वी कांट रिस्क दैट। आफ्टर October 7th we cannot risk anything which can erupt or abruptly blow up.
समस्या ये है कि अगर हिजबुल्ला का बहुत बड़ा कार्डर इसराइल की तरफ चलता है तो इसराइल को मास मर्डर करना पड़ेगा, जिससे पूरे इस्लामिक समाज और पूरे इस्लामिक देशों में त्रासदी मचने वाली है। इसराइल वो भी नहीं करना चाहता। अब ट्रंप अपनी चलाना चाहता है। लेबनान के प्रेसिडेंट ने हाथ खड़े कर लिए, वो कहता है जी जब तक ईरान नहीं चाहेगा मैं करूंगा नहीं। ईरान इन दिनों क्या कर रहा है? ईरान इन दिनों पूरी ताकत पूरा पैसा लगा रहा है कि मैं हिजबुल्लाह को कैसे खड़ा करूं, क्योंकि हिजबुल्लाह जैसे लोग ही उसका रेजिस्टेंस है, उसके प्यादे हैं। यहां से हमास का निपटारण हो रहा है पूरा पूरा। यहाँ से आप वेस्ट बैंक को उन्होंने भाई वीजा बैन में डाल दिया, मैंने आपको बताया था क्यों डाला। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो रही है और इसराइल ने हमले करने शुरू कर दिए 4 घंटे पहले। अब 14 दिन है, 13 दिन है कि अगर 13 दिन में आपने हिजबुल्लाह को डिसबैंड कर दिया तो ठीक है, नहीं तो हम करेंगे। तो यहाँ गाजा और इसराइल रोकना तो दूर की बात है, इसराइल वर्सेस लेबनान शुरू होने वाला है। और याद कीजिए इसराइल गट्स ने क्या कहा था, इसराइल हम वी आर फाइटिंग ऑन 5 फ्रंट्स। अब 5 फ्रंट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, ही इज वेरी क्लियर ऑन दैट। तो बॉस ये जो दुनिया है ना, दुनिया इट इज गेटिंग क्रेजियर बाय द डे, इट इज द थिंग्स आर चेंजिंग अलार्मिंगली बाय द डे एंड दे आर चेंजिंग एट अ डेंजरस मोड बाय द डे। And before we understand what is happening, there's one idiot who needs to jump the gun and it's all. तो जो ट्रम्प का एक असेसमेंट से मैं सहमत हूं, वो आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर 3, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर 3। मैं आपको कल ये बताऊंगा, अगर कल कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं है, why Europe does not want this war to stop, उसकी भी अच्छे खासे लॉजिक है। Why Europe still believes that this war should continue amidst risking everything what Europe stands for, ऐसा क्यों है? What is the concept of slow death and what is the concept of delayed death? दो कॉन्सेप्ट है, स्लो डेथ और डिलेड डेथ, उसमें क्या डिफरेंस है? And what Europe is fearing, we'll try to talk about that. तो बेसिकली लेबनान से हम ज्यादा अपेक्षा ना रखें। सीरिया को ट्रंप ने थोड़ा तो थोकना शुरू कर दिया, सीरिया का जो डू नॉट नो 100% बैन पे डाला है, पीएलओ को भी दिखा दिया है। और बट मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि व्हाट विल बी स्ट्रैटेजी विज़ सीरिया, क्योंकि सीरिया थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है और बशार असाद के लोग फिर एक्टिवेट हो रहे हैं। मतलब ये लेबनान वाला मसला भी रुकेगा नहीं। यहाँ भी इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत कंट्रोल हुई थी, वो भी अब आउट ऑफ कंट्रोल होनी शुरू होगी। वॉर का मतलब इन्फ्लेशन विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल। और अगर लेबनीज की आर्मी लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को डिसार्म नहीं कर पाएगी तो क्या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा में झुक के हिजबुल्लाह को डिसार्म कर लेगा? हिजबुल्लाह से लड़ लेगा? नहीं लड़ेगा। यहाँ भी अल्टीमेटली लेबनान की आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी, आईडीएफ को करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा लेबनान के अंदर, और वहां भी गाजा के अंदर भी अल्टीमेटली आईडीएफ को करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। तो ये एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी है और एक बिल्कुल क्लियर मतलब व्यू पॉइंट है मेरा इस पर, इसको लेकर। And it is in line what I have been talking to you. मैंने कोई नई बात नहीं कही, I have been talking on these lines. I thought this is how it will look like to me. तो मित्रों, यही था हमारा आज के भारत विचार का इवनिंग शो, और रोज की तरह हम इसी टाइम मिलते हैं। अगर किसी ने लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया, लाइक का बटन दबाइए भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैनल को और वीडियो को आगे बढ़ने में मदद करता है। बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं ये चैनल और वीडियो आगे ना बढ़े। देश और धर्म का विचार है भारत विचार, आप चाहे तो उसे सपोर्ट कर सकते हैं। QR, पेटीएम, पेपाल की डिटेल्स है कि ग्रुप को बड़ा बनाना है, टीम को बड़ा बनाना है, उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत चाहिए। और हाँ, मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा, अगर आप मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हो तो ले ले, उससे आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलती है। तो मित्रों, आप अपने क्वेश्चन रेडी रखिए, मेरे को 2 वीडियो दिखाने हैं आपको, सुमित पीर कलेक्शंस और सुमित पीर एडवाइजरी, देन विल गो टू स्ट्रेट वीडियो क्वेश्चंस। मैं आज फिल्टर ट्राई करूंगा, फुल स्क्रीन चलेगा नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो अच्छा है। टीम, कैन वी गो टू द क्वेश्चंस प्लीज? एंड नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो,
कुछ भी हो। तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। नमस्कार जी, अब चलते हैं सुमित पीर कलेक्शंस पे। आवर स्कोप इज मच मोर व्हाट यू सी हियर एंड इफ यू वांट कोई आपको छोटी मोटी जानकारी चाहिए प्रोडक्ट्स पे, यू कैन रीच टू माय टीम, दे विल हेल्प यू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दैट, प्लीज। शिवोहं 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 चिदानन्दरूप शिवोहं 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 चिदानन्दरूप शिवोहं 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 चिदानन्दरूप शिवोहं 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 चिदा। धन्यवाद जी। तो आपके प्रश्नों पे चलने से पहले आई हैव टू रिड्यूस, अरे यार ये फ्रीज हो गया, गिव मी अ सेकंड, आई हैव टू रिड्यूस इट, गिव मी अ सेकंड। तो ओके, हाँ, नाउ वी आर बैक। हाँ जी, चलिए क्वेश्चंस पे चलें। Israel is doing so many things and our country can't teach lesson to Bangladesh. How can we understand India? Why is so soft? एक ही चीज है मिली बहन की, इजराइल जो है अपने आप को इजराइल मानता और इजराइल मान के जो उसे चीजें करनी वो करनी है। अगर हम अपने आप को इजराइल ही नहीं मानते, अगर आप हमारे मोस्ट ऑफ द डिप्लोमेट्स के इंटरव्यूज देखेंगे, खैर मैं तो मोस्टली सब के साथ डिबेट्स में बैठा हूँ, सबके साथ एक्सेप्ट अ फ्यू, मोस्ट ऑफ दम का पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टेटस को इज द बेस्ट स्नाइल, कि तब तक चीजों को छेड़ो मत जब तक बिल्कुल मजबूरी हो। एंड दिस इज व्हाट हैज बिकम द थॉट प्रोसेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली योर आईज एंड ईयर्स ऑन द ग्राउंड आर दीज पीपल ओनली। अगर बोले नहीं कोई ज्यादा खराब नहीं है तो थोड़ा छोटा मोटा जुलूस था, तो छोटा मोटा मसला था, बट मिली जी समझदार तो वही होता है ना जो हवाओं का रुख देख के ये पता लगाए कि तूफान आने वाला या नहीं। अगर जब तूफान आएगा सबको दिख ही जाएगा। हम अनफॉर्चुनेटली उस सिचुएशन में। नेक्स्ट, सुमित 2 to 3 billion with UAE, 2 to 3 billion with UAE। मैं समझा नहीं ये 2 to 3 billion with UAE क्या, ये अगेन गैस डील है ये और व्हाट? इफ यू कैन क्लैरिफाई दैट, it didn't hit my mind. I think it should be the gas deal, but let's figure out. Bangladesh ko no longer exists. It is West Pakistan, East Pakistan. So strong leadership, future BNP no much strong. We need to take action in the form or otherwise regret because China takes advantage. भाई जो आज मैंने ये व्लॉग किया है, मैं यही बताना चाहता हूं कि चाइना और पाकिस्तान के एडवांटेज है। 1971 में भारत का एडवांटेज था, 2025 में चाइना और पाकिस्तान का एडवांटेज है, भारत का एडवांटेज नहीं है। देखो यार, मैं कोई फर्जी वीडियो नहीं बनाता, कुछ आपको मीठी स्टोरी दे बेच लो यहाँ पे। नो, इट्स एडवांटेज टू चाइना एंड पाकिस्तान। और ये मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, आज मैं नहीं कह रहा, मैं आपको शुरू से कह रहा कौन कौन वहाँ जिहादी संगठन एक्टिव है एंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर अप टू। So there's nothing new, and whatever they have found out, and this completely in the lines of what I have been discussing. हाँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें देखना पड़ेगा, सोचेंगे, बट मैं देखने सोचने में बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूँ कि कहीं आपको कुछ एक्शंस करने पड़ते हैं, ओवर्ट या कोवर्ट, whatever helps, whatever is cheap and fast. Mostly covert actions are quite cheap and fast. Next, हमारे मित्र पूछते हैं, सर जी बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट के दम
नॉर्थ ईस्ट को दम दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की खान खोल रहा है। टाइम बड़ देश होगा कि हम लॉन्ग चुप रहेंगे। अशेम्ड ऑफ वर्सेस। मैं समझ गया आपका प्रश्न क्या है। देखिए, ये जो हसनत का स्टेटमेंट आया है, सुनने में आया कि जो उल्फा का है, ये जो हेड है, ये चौधरी साहब कल क्लेम कर रहे थे कि ही इज समवेयर इन ISI सेफ हाउस इन बांग्लादेश। तो अगर हम सोचते कि ISI और चाइना चुपचाप बैठा रहेगा, देन नहीं बैठे रहेंगे। विनोद भाई, मैं कब से आपको कह रहा हूँ, ये चाइना, ISI और CIA भी नजर रखे हुए। CIA एक्टिव नहीं है, CIA बस भी नजर रखे वहां पे। ऐसा नहीं CIA नहीं है, और ऐसा नहीं कि MI6 नहीं होगा। MI6 सबसे पुरानी एजेंसी है। तो CIA वहां पे, MI6 है, अभी आपका ISI और चाइनीज इंटेलिजेंस एक्टिव है, और ये दोनों मिलके भारत का नुकसान करेंगे। ABCD जहां से आप सोच रहे भारत का नुकसान करेंगे। ये भारत को समझना पड़ेगा ना। अगर वी डोंट एक्नॉलेज एज अ प्रॉब्लम, तो फिर समाधान तो हो ही नहीं सकता ना विनोद भाई। अगर हम वी डोंट वांट टू एक्नॉलेज एज अ प्रॉब्लम, हाउ डू विल वी फाइंड द सॉल्यूशन? मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, वी अंडरस्टैंड चाइना, वी अंडरस्टैंड पाकिस्तान, वी डू नॉट अंडरस्टैंड बांग्लादेश। दिस इज अ न्यू किड ऑन द बोर्ड, so it makes things more difficult. Next. सर, एप्स्टीन फाइल्स में अमेरिका का डीप स्टेट मुकेश अंबानी और हरदीप पुरी का नाम डालने वाले हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट और शेयर वहां को क्रैश करने वाले हैं। ये न्यूज़ कोई कह रहा था। प्लीज सर गिव रिप्लाई। यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है। आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग लाइक दिस। देखो, हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब बहुत चरित्र वाले व्यक्ति हैं। या सिख लोग ना, ये उल्टे सीधे काम नहीं करते। मुकेश अंबानी जी भी बहुत चरित्र वाले व्यक्ति हैं। आज तक कहीं एक लाइन भी सुनी है दोनों जेंटलमैन के आसपास? मैं कई अफवाह भी सुनी है। तो अगर ये अमेरिका कोशिश भी करेगा, उससे उसके जैसा अल्लू का पट्टा कोई नहीं है। अंबानी जी माइट बी ए वेरी श्रूड बिजनेसमैन, बट ही इज अ मैन ऑफ इम्पेकेबल कैरेक्टर, धार्मिक आदमी। पुरी साहब बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, बहुत ही धर्म कर्म वाले व्यक्ति है। मैं नहीं मानूंगा कि उनमें से कोई ऐसा कभी कर भी सकता है। अगर वो फोटो भी दिखाएंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, पूरा भारत उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। ये सब चीजें ये अमेरिका में होती है, जहाँ सबकी लंगोट ढीली है। यार, हमारे यहाँ तो बजरंग बली के वक्त है, सब अपनी सबकी लंगोट टाइट है। ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं कि अंबानी जी के बारे में बोले या पुरी साहब के बारे में बोले। आई डोंट एग्री टू इट। नेक्स्ट। अच्छा, कुछ और कर रहे हो? चलो यार, मुझे मेल कर देना या मुझे टेक्स्ट कर देना, क्या कर रहे हो। 1-to-1 टेक्स्ट कर देना या DM कर देना। तो गुड गुड गुड। इज इट रेमॉन इज फॉर समथिंग गुड और बैड? चलो, रेमॉन ने रिप्लाई नहीं। तो राधे राधे जी, जय श्री राम सर, कैसे आप? राधे राधे सर, कैसे हो आप? जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र। राधे राधे सर, सती जी, राम राम जी, आपको भी राम राम। ये देखिए हमारे भाई लोग, जय श्री राम। नमस्ते जी, हर हर महादेव, कैसे आप? ओम श्री गणेशाय नमः। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर। अगर रेमॉन का लेटेस्ट वो आया हो कमेंट तो दिखाइए, इज इट समथिंग गुड और बैड? मैंने पूछा था रेमॉन से। अदरवाइज देन वी कॉल इट अ डे। वी इन द मीनवाइल अगर एक आध क्वेश्चन और है, विल वेट फॉर रेमॉन टू सेंड अस अ कमेंट। 2 से 3 बिलियन की UAE की बात कर रहे थे। चलिए, मुझे लगता है ज्यादा अभी बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर देंगे, मुझे DM कर देंगे। तो भाइयों बहनों, लाइक का बटन अभी भी दबाना अगर नहीं बनाया आपने, और भारत विचार को मजबूत करना है। चीजें आपके सामने। फिलहाल आज अभी के लिए मैं आपसे आगे लेना चाहूंगा। कल फिर मिलेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई तो मैं शॉर्ट लाइन में जरूर आऊंगा, अन्यथा कल रात को इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।